welcome to Tonight with Faria. PMLN अभी तक नैब से नाराज. Let's take a look at the headlines tonight. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब, हमजा शहबाज हुकूमत और नैब पर बरस पड़े. नैब एक काला कानून है. कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में मुफाहमाना रवैया. पार्लियामेंट का माहौल दुरुस्त रखने के लिए ताउन की पेशकश. हुकूमत ने मौलवी साहिबान के साथ NRO कर लिया. साबिक सदर जरदारी का इल्जाम. कभी तनकीद कभी मुफाहमत, क्या अपोजिशन कंफ्यूजन का शिकार है? पूछेंगे तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नजीब हारून से. मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली निसार अहमद चीमा से और दिफाई तज्जियाकार शाहिद लतीफ से. And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल वक्त से गुजर रही है. नवाज शरीफ रिहाई के बाद से खामोश हैं. शहबाज शरीफ गिरफ्तार हैं. पीपल्स पार्टी ग्रैंड ऑपोजिशन का हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी है. नून लीग की पार्टी पॉलिसी में भी कंफ्यूजन नजर आ रही है. पार्टी रहनुमा कभी जारहाना रवैया अपनाते हैं, खुलकर गरजते बरसते हैं, तो कभी मुफाहमत की जानिब जाते हुए दिखाई देते हैं. आज भी कुछ ऐसा ही मंजर नजर आया. पंजाब में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज हुकूमत पर नैब पर खूब बहस वॉच है. आज भी 30 दिन हो गए हैं ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किए हुए. नैब के पास कोई जवाब नहीं है और उल्टा चैनल पर आकर नैब जो है अपना केस पेश करता है. वो झूठा केस है. नैब एक काला कानून है और मैंने कहा है कि ये पाकिस्तान के इदारों पर एक धब्बा है जिसका नाम नैब है. और हमसे गलती हुई कि हमने इस काले कानून को, डिक्टेटर के कानून को ख़त्म नहीं किया. लेकिन अल्लाह के फजल करम से हम मुकाबला करेंगे. और मैं बबांगे दौल कहता हूँ कि नई साहब, वो वक्त आएगा जब आपको अपनी शक्ल छुपाने की जगह नहीं मिलेगी. हमजा शहबाज तो हुकूमत को निशाना बना रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने हुकूमत की जानिब मुफाहमत का हाथ बढ़ा दिया है और पार्लियामेंट का माहौल दुरुस्त रखने के लिए एक कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी है. कहा है कि हुकूमत और अपोजिशन एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इनको मिलकर चलना. लेट्स वॉच द अपोजिशन लीडर. ट्रेजरी बेंचेस का और अपोजिशन का ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं और अगर एक पहिया खराब चलेगा तो उस स्पीड के साथ न सिर्फ वो गाड़ी नहीं चलेगी बल्कि बहुत नुकसान होगा. मैं यहाँ पर आई एम नॉट हेयर टू से कि ट्रेजरी बेंचेस ने गलत किया या ऑपोजिशन बेंचेस ने सही किया, लेकिन पिछले चंद दिनों में जो यहाँ पर एक मछली बाजार लगा रहा और बदकिस्मती से गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की गई इस आयल की दोनों तरफ से. किसने पहले शुरू किया, किसने उसका जवाब दिया, अगर मैं इसमें जाऊंगा तो मामला बहुत दूर तलक जाएगा. शहबाज शरीफ साहब ने ट्रूस की पेशकश की है. अच्छी पेशकश है. कल हमने आपको दिखाया था किस तरीके से पार्लियामेंट का माहौल गर्म किया गया था. साथ ही साथ हमारे अपने प्रोग्राम में भी बहुत सारी नाजेबा गुफ्तगू हुई जिस पर हमने माजरत भी की और एक इस रवैये से पीछे हटना यकीनन खुशाइंद है. मगर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना यह है कि अपोजिशन NRO चाहती है, हम मुकमुका नहीं करेंगे. ये बात बड़े अरसे से PTI बार बार कह रही है. लेट्स वॉच द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर. मुझे तो समझ नहीं आती कि ये लोग कहते हैं कि माहौल ख़राब है. क्या माहौल ख़राब है? आपके आज हम कहें कि आपके जो केसेस हैं वो वापस ले लें, आपको NRO दे दें तो माहौल बिल्कुल ठीक है. और ये सारे जो है इनको आदत हुई है मुकमका की. कभी आपने पिछले लीडर ऑफ अपोजिशन जो थे, आप देखें वफाकी हुकूमत का पैकेज क्या था उनको जब वो यहाँ पर थे, किस तरह से कौन से काम प्राइम मिनिस्टर से जो है वो आराम से हो जाया करते थे. अब तकलीफ असल में ये है जो अपोजिशन को कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है ये ना इस तरह के करेगा कि मुकमका के खेलो, मुकमका के नहीं खेलेंगे. And I'll start with you, शाहिद लतीफ साहब. पुरानी पार्लियामेंट्स भी हम देखते आए हैं. क्या इस पार्लियामेंट में हुकूमत का जो अंदाज है वो वाकई जारहाना है? अपोजिशन का अपना मसला है जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कि उनको NRO चाहिए, या वो वाकई परेशान है हुकूमत के रवैये से? देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर आप पहले अपोजिशन की बात करें, एक तो बात तय है कि उनकी अपनी सफ़ों में
बहुत हद तक कंफ्यूजन है, यानी वो आज तक इकट्ठा हो नहीं पाए। जो कि अपोजिशन जो है, अगर सारी जमातें मिल जाएं आपस में, सारी पार्टीज, तो फिर तो वाकई वो एक सही तरह से अपोजिशन कर सकते हैं। मगर नजर ये आता है कि अपोजिशन में खासकर जो दो बड़ी पार्टीज हैं, जिसमें PMLN और PPP है, उनका अपना एजेंडा है, उनके अपने मफादात हैं, लिहाजा वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पा रहे। और यही वो वजह है जिसके तहत उन दोनों की तरफ से कभी वो आपस में मफाहमत और मसालहत की ऑफर दे देते हैं और कभी तनकीद का निशाना हुकूमत को बना देते हैं, और एक एक करके ये दोनों काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आप देखिए जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होके वो मफाहमत की पेशकश कर दी, और उसके बाद आज फिर वो अब तनकीद के उसमें आ गए कि जनाब ये तो NRO हो चुका है। यानी चंद दिन बीते हैं, उनका रवैया ही बदल गया है। और दूसरी तरफ आप PMLN को देखें, आज जैसे आप इशारा कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, आज के लिए NRO क्यों कर लिया? जी बिल्कुल, आज का वो प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कदम बढ़ाओ वाली बात अभी चंद दिन पहले उन्होंने की थी, और आज वो बिल्कुल उसको NRO की बात उन्होंने शुरू कर दी। तो मैं ऑपोजिशन की बात इसलिए कर रहा हूं कि जब तक ऑपोजिशन में आपस में इत्तेहाद नहीं है, तो फिर तो ये हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और ऑपोजिशन में इत्तेहाद भी हमें वो वाला चाहिए जिसके तहत वो लोगों के मफाद को सामने रखें। वो नहीं है, वो उनके जाती केसेस का इशू है। एक बात जो बार बार कही जा रही है, इमरान खान साहब की बड़ी धुआंधार तकरीर थी धरने के दिनों में कंटेनर के ऊपर से, हम सबको वो याद है। ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से भी किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा जर्नलिस्ट को कि मैं बदलूंगा नहीं, मैं हुकूमत में हूं या बाहर हूं, मैं क्यों बदलूं, आई एम द सेम पर्सन। लेकिन क्या ये बात एक्सपेक्टेशन है लोगों की कि थोड़ा सा रवैया तब्दील होना चाहिए, कंटेनर के दिनों को भूल जाना चाहिए, ये एक जायज एक्सपेक्टेशन नहीं है? देखिए, ये एक जेनेरिक कमेंट है आपका। बात ये है कि जब वो बात करते हैं करप्शन की और केसेस की, तो वो तो फिर अपोजिशन को चुभता है, और उसमें दोनों पार्टियां शामिल हैं। हमें सबको मालूम है ना कि PMLN तो ज़ेर-ए-ताब है करप्शन के सिलसिले में। अब जहां तक PPP का ताल्लुक है, वो इतने सारे वो जाली अकाउंट्स निकल आए हैं, और जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि वो सारे अकाउंट जो हैं एक एक करके उन पे केसेस जो हैं वो सामने आएंगे। और उन्हें यह भी नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि उनको कोई छूट दे। लिहाजा अब वो दूसरी पार्टी का नाम लेकर कि जी अब वो चूंकि दूसरी पार्टी, उसमें नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी चूंकि चुप कर गए हैं, लिहाजा इसका मतलब यह है कि उनकी कोई डील हो गई। तो ये सारे के सारा उनके अपनी जो अंदर उनकी सफ़े हैं उसके अंदर कंफ्यूजन है। उनको समझ नहीं आ रही कि इस वक्त हुकूमत को टैकल कैसे करना है। लिहाजा मैं समझता हूं सारा कंफ्यूजन का नतीजा है। और जहां तक NRO का मामला है, वो इमरान जो है वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि ना मैं NRO करूंगा ना समझौता करूंगा, तो कोई तब्दीली तो नहीं है। अब अगर वो तब्दीली करते हैं तो फिर से यू टर्न आप कहेंगे, फिर से वो अपनी जो है उनको वो तनकीद का निशाना होंगे पूरी कौम की तरफ से। मैं नहीं समझता कि उनकी तरफ से उनका जो स्टांस है उसमें कोई तब्दीली आने वाली। राइट निसार शीमा साहब, ये बात तो हमने भी देखी है कि PMLN भी कोई मौका छोड़ती तो नहीं है तनकीद करने की, और उनका हक है तनकीद करना हुकूमत की हर पॉलिसी पे, हर एक्शन पे। जहां जहां जब स्टॉक मार्केट का मसला हुआ, कोई और मसला हुआ, हर जगह तनकीद आप लोगों ने की है। तो हुकूमत से आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चुप करके बैठे? देखें फ्रिया, पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि मैं सोच रहा था कि कब PTI के जो हमारे भाई हैं, MNA हैं ये, और उन सब कब तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन माशाल्लाह शाहिद लतीफ़ साहब ने PTI के हमारे जो साथी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। भरपूर नुमाइंदगी उन्होंने की है। उनका अपना एक ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है, बिल्कुल हर बंदे को राय रखने की। आपके मुखालिफ ओपिनियन है, लेकिन उनको भी लगता होगा शायद। अच्छा, मैं गुजारिश ही करूँगा, पहली बात यह है कि NRO का PTI भी बहुत जिक्र करती है, शाहिद लतीफ़ साहब ने भी उसका जिक्र किया। हमारे कायद, हमारे लीडर, हमारे सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपोजिशन लीडर, वो एलानिया कह चुके हैं, बार बार कह चुके हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि बताएं तो सही कि किसने आपसे NRO तलब किया है, किसने NRO को एक बार भी बात की है, किसके जरिए किया है, कोई गवाह लाएं, कोई जिम्मेदाराना बयान दे। झूठी झूठ देखें, बेबुनियाद इल्जामात जो है ना वो तो इनका वतीरा है, बदकिस्मती से एक कल्चर का हिस्सा बन गया है। और जितने बेबुनियाद करप्शन की बात जो है वो शाहिद लतीफ़ साहब भी कर रहे थे, और मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इल्ज़ाम कि कोई पता नहीं 30,000 करोड़ रुपया लूट के ले गए मियां नवाज शरीफ। और आपको पता है
कि अल्टीमेटली वो उस सारे दबाव के माहौल के बावजूद वो जज साहब ने लिखा। अभी आपका जो लेटेस्ट मुद्दा है वो ये पार्लियामेंट में ज़बान सही इस्तेमाल करी गवर्नमेंट, लेकिन साबित क्या हुआ? जज साहब लिखने पे मजबूर हुए कि इसमें करप्शन का एलिमेंट साबित नहीं होता। अब ये आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, दूसरा नहीं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होगा, मेरा मुख्तलिफ होगा, शायद सबका माहौल की बात, जो माहौल बनता है जब हम सब मिलके वो बात कर सकें, एक दूसरे को अपनी बात बता सकें। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो है उन्होंने कहा कि कहाँ माहौल है, अभी आपने सुनाया है कहाँ माहौल खराब है, माहौल तो ठीक है। यानी गालियों से और बदजुबानी से इबारत जो माहौल है उनके लिए तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बदकिस्मती से एक तरफ से नहीं है नहीं, मेरी बात सुनो, आप लोग भी होते हैं। नहीं, आज देखें आज की तफसीर में क्या बताऊं। देखिए उनका तो हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ मैं आता हूं कि जो उन्होंने बात की है मुफाहमत की, इनकी तो बदकिस्मती से जो 126 दिन का जो धरना था वो कंटेनर वाला, वो तो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था गाली गलौच बदजुबानी का। ट्रेनिंग प्रोग्राम था गाली गलौच बदजुबानी। कौन सी गाली गलौच थी जो पूरी कौम ने देखा और मुसलसल हम भुगत रहे, अकेले दिए जा रहे हैं, आप चुप करके सुन रहे हैं, आप कुछ नहीं करते। हमारे तो लोग कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं। आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा है, देखें जिम्मेदाराना अपोजिशन ये होती है जो आज लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बात की है कि देखें, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं इसमें भी नहीं पढ़ता कि किसने आगाज किया है, किसने जवाब दिया है, हम ये है कि यहाँ इस असेंबली को लेके चलना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये जिस तरह शायद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि इन दोनों पार्टियों का रवैया ऐसा है कि जी वो शायद ये कि इकट्ठे ना हुए या तो ये मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबले के लिए मैं आपको गुजारिश कर दूं कि इनको मौजूदा हुकूमत जो PTI की है, जो खुद आए नहीं लाए गए हैं, उनको किसी मुतहिदा अपोजिशन की जरूरत नहीं है। जो उनके काम है, अभी फिर आपने एक जुमला बोल दिया, जो उनके माहौल जो उनके काम है, जो उनके काम है ना, उनको किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है अपनी तबाही के लिए। लेकिन ऑपोजिशन है, एंड ऑपोजिशन ने एक ट्रूस के लिए आगे आज जिस तरह ये शहबाज शरीफ तो शुरू से ये मौक़िफ़ उनका है कि ये सफेद झंडा जो लहरा रही है। फर्क देख लें, प्रिया आप सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें, फर्क देख लें कि उनकी अपोजिशन क्या थी। इल्जामात गाली गलौच असेंबली को ब्रेक लेनी है, एंड देन आई कम टू और हमारी अपोजिशन राइट आफ्टर क्विक ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे मुफाहमत की सियासत, मगर आपस में अपोजिशन भी रखिए, मगर बात करने का तरीक़ेकार महज़ब होना चाहिए। नजीब हरून साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो आज अपोजिशन लीडर ने कहा है, हालांकि दूसरी तरफ हमने पंजाब में देखा कि तनकीद भी की है हमजा साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा कि कमेटी बना दें, माहौल ठीक हो, ये एक अच्छा स्टेप है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि ये जो इदारा है जहाँ पे कानून साजी होनी है, वहाँ पर अगर रोज़ कुश्ती होती रहे और कौम का इतना बड़ा पैसा लगा हुआ होता है, पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं, कौमी असम्बली के मेम्बरान जो हैं, तो ये तो बिल्कुल खुश आइंदा है। असल में जिस चीज़ में हमें तमीज़ करनी है एज अ नेशन हम सबको, वो ये कि एक मुल्क है, एक हुकूमत में पार्टी होगी जो इस वक्त PTI है, कल को नून लीग थी, पहले पीपल्स पार्टी, एक अपोजिशन होगी, और एक तरफ इस मुल्क को जो हिट करने वाले हैं वो जराइम हैं। और पाकिस्तान की इस वक्त ट्रेजेडी ये है कि जराइम पेशा अनासर माफियाज ने सियासी पार्टियों के अंदर पनाह ले ली है। अच्छा, अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि ऐसे लोग इलेक्शन तक पहुंच ही ना पाए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतना तगड़ा और ऐसा प्रोसेस होना चाहिए कि जो माफियाज हैं या जो इस तरह के ग्रुप हैं जो जराइम, क्योंकि वो आके पनाह लेते हैं। अच्छा, जब उनकी पकड़ होती है, गिरफ्त होती है, जब नैब या FBI उनको पकड़ने जाती है, तो वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गया। तो इसमें जब तक ये ऐसा होता रहेगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, कोई भी जमात का आप नाम ले लें, जमीयत उलमा इस्लाम हो, कोई भी, तो ये पार्टीज ने इंटरनल भी अपने उसको चेक करना है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुंचे इस इदारे तक, इस सेक्रेट इदारे तक जो पूरे कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करती है, जहाँ सारी हमारी आइंदा नस्लों बच्चों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं ना, जो कानून साजी। लेकिन यहाँ तो सीनियर तरीन पॉलिटिशियंस के खिलाफ हो रहे हैं ना एक्शन। आज हम आपको दिखाते हैं कि PMLN का मसला नहीं है, पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग नून की तरह पीपल्स पार्टी भी हुजूमों का शिकार है। सिंध मनी लॉन्ड्रिंग केस का दबाव पीपल्स पार्टी की क़यादत पर पड़ना चाह रहा है। वो जो चीजें निकल के आ रही है ना, तो उनसे वो खौफजदा भी हैं और फिर उनके रिएक्शंस आ रहे हैं।
तो वो रिएक्शन एक नजर डालें, देन आई कम बैक टू यू कि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी कभी हुकूमत पर तनकीद करते हैं। अभी हमने दिखाया पीपल्स पार्टी का भी ये है कि क्या साथ ही साथ हाथ बढ़ा देते हैं, जैसे कि अभी हमें शाह लतीफ साहब भी बताए थे कि पीपल्स पार्टी के अंदर भी तजाद नजर आता है। जो शरीक चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी, उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत ने धरने वालों के साथ एनआरओ कर लिया है और ये भी इशारा दिया कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। लेट्स वॉच हिम। एनआरओ तो परसों किया है ने, एनआरओ तो जब मौलवी साहबान ने जो जुबान इस्तेमाल की है, वो बातें की जिनने वो इल्जाम लगाए, उनके साथ तो एनआरओ हो गया ना। आपके साथ एग्री करता हूं कि कोई ब्यूरोक्रेट जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं है इन हालात। मेरे हिसाब से तो अवाम को कोई रिलीफ नहीं है और अवाम परेशान है। हर चीज़ की कीमत डबल हो गई है। जब आप गैस की कीमत बढ़ाएंगे या पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ाएंगे तो हर चीज़ में तो वसान साहब का ख्वाब कहता है कि ये गवर्नमेंट अपना टाइम नहीं पूरा करेगी। Okay, let me remind you, this is former president today. आज जरदारी साहब ये है, सिर्फ कुछ दिन पहले क्या कह रहे थे वो भी देखिए। मगर आए साथ मिलके काम करें। एक ऐसा पाकिस्तान, एक अपना टेन्योर, आप अपना टेन्योर समझ लें। उस 5 साल में हम आपकी सपोर्ट करते हैं, आप हमारे साथ बैठें, अपोजिशन के साथ बैठे। हम मियां साहब के साथ भी काम करने के लिए तैयार थे, हम आपके साथ भी काम करने के लिए तैयार हैं। नजीब भाई साहब, एक तरफ ये एमनेजिया एक बीमारी होती है कि जिसके अंदर, और मैं समझता हूं कि एक ना एक दिन आएगा कि आसिफ जरदारी साहब को ये एहसास होगा कि 20-22 करोड़ इस मुल्क के लोगों के साथ वो जो पिछले अरसे के अंदर जो कुछ हुआ, और जो ये अब मनी लॉन्ड्रिंग के जो केसेस निकले हैं, जो अकाउंट से निकल रहे हैं, ये जो ओमनी ग्रुप के वाकयात हैं, जो दीगर वाकयात हैं, तो ये तसलसल है। और इस वक्त ये जो लोग हैं जो जराइम में मुलविस थे, चाहे मुझे उस जुर्म का पता हो या ना हो, आपको ना, उनको तो पता है ना, उनकी याददाश्त में वो खौफजदा है। तो कभी वो हुकूमत के पीछे छुपते हैं, कभी वो अपोजिशन के तौर के ऊपर, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर। लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क के हालात इस जगह पे पहुंच गए हैं कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी कौम के इदारों को इसको अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब कोई बचा ही नहीं है लूटने के लिए ना। 30,000 अरब का एक तरफ कर्जा है। ये हुकूमत इस वक्त करंट अकाउंट के डेफिसिट 2 महीने उसी के ऊपर लगी रही, फायर फाइटिंग के अंदर कि सऊदी अरेबिया और चाइना से कुछ मदद लेके जो पीछे से इम्पैक्ट आ रहा था उससे निपटा जाए। और अभी तक तो पीटीआई की अपनी पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन अब इंशाल्लाह ताला जो टास्क फोर्स ने काम किया है वो शुरू होगी, तो फिर उसके रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। अभी तो जो कुछ भी पीछे से धक्का लगा था, उस धक्के का जो इम्पैक्ट था, जो करंट अकाउंट के जो डेफिसिट थे, जो अदायगियों का अदम तवाज़ुन था कि जो पैसे खड़े हुए थे देने थे, उसके लिए कभी खान साहब सऊदी अरेबिया गए, चाइना गए, और उस अरेंजमेंट के ऊपर ताकि IMF के पास कम से कम के लिए जाना पड़े, ताकि हमारे IMF के जरिए जो 30,000 बिलियन की जो बात हो रही है कि हमने, मैं एक बात कहता हूं कि ये वजन अगर अपनी आइंदा नस्लों, जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, वो इस सारे बोझ को उठाएंगे। तो आज कौम ने ये जो बात कह रहे थे, और फ़ायदा उठाएगी अपोजिशन इससे कि कीमतें कुछ ऊपर जाएंगी, लेकिन इमरान खान साहब की क़यादत में कौम ने ये फैसला करना है कि हम अपने ऊपर ये वज़न उठा लें या अपने जो बच्चे हैं छोटे, आइंदा नस्लों के ऊपर ये बिलियंस ऑफ रुपीस का और डॉलर्स का बोझ छोड़ जाएं और पाकिस्तान इसी तरह से मखरूज हो। टफ डेज अहेड, लेकिन कौम को मुत्तहिद करना आपका काम है। वेलकम टू यू शाह लतीफ साहब। आसिफ जरदारी साहब को आपने अभी सुना, क्या हमने अभी PMLN को डिस्कस किया है, पीपल्स पार्टी में भी हमें यही कंफ्यूजन नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी का तस्करा हो चुका। ये जो आपने पिछली उनकी क्लिप दिखाया, वो जब इस नेशनल असेंबली में बैठे हुए थे और मफाहमत की बात कर रहे थे, और पूरा जो पेशकश दी गई थी वो यही थी कि हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। तो उस दिन तो लोगों ने समझा कि जी अब PPP की तरफ से कम ये पेशकश कर दी गई है हुकूमत को कि हम आपकी हुकूमत के खिलाफ नहीं है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मफाहमत और मसालियत की बात है, एक तरह से एक अच्छी बात हुई थी। अभी एक हफ्ता गुजरा है मुश्किल कि आज उन्होंने वो NRO की और तनकीद के बुछाड़ उनके ऊपर कर दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बौखलाहट है
सफों में बुखलाहट है। आज आप कोई बात करते हैं, हफ्ते के अंदर अंदर जो वो बात एनआरओ की कर रहे हैं शाहिद लतीफ साहब, वो तो एक उनका अहम नुक्ता है कि एनआरओ बार बार हुकूमत के लिए हमने नहीं करना, लेकिन उन्होंने कहा कि धरने वालों के साथ एनआरओ कर लिया, जिन लोगों ने स्टेट मुखालिफ तकरीर की उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एक्शन होना चाहिए था उनके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब खासकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतनी मजबूत तकरीर की, बबांगे दुहाल उन्होंने कहा कि रियासत के साथ आप इस तरह का टकराव ना इख्तियार करें, रियासत आपको नहीं छोड़ेगी। और अगले ही दिन हमने देखा कि बिल्कुल उसके ऊपर जो हालात व वाकयात थे वो तो बदल गए और कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई। फिर से 3 दिन उन्होंने मुहासबा कर लिया फैजाबाद और ये 2 शहरों का, और पूरे मुल्क में हमें नजर आया कि उन्होंने आपकी जितनी भी एक्टिविटीज हैं और जो लोग हैं उनको यरगमाल बना लिया। और आज जब सवाल ये उठ रहा है, वो जो आपने देखा कि जी आपस में अहदनामा हो गया और उसके अंदर लिखा गया कि जी माजरत कर लीजिए जो आपने लोगों में तंगी पैदा की, तो वो जो इतना नुकसान हुआ, इतना बहुत ही बड़े पैमाने पर, उसका अजाला कौन करेगा? तो क्या जो मुल्क के अवाम हैं वो यही अजाब झेलने के लिए रह गए? फिर ये नया पाकिस्तान कहां से आया? ये तो पुराना पाकिस्तान है। ठीक कह रहे हैं, फिर इस हवाले से फिर ज़रदारी साहब ठीक कह रहे हैं। इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करूं, मैं ये नहीं कह रहा, साहब ने एनआरओ की बात की, ये मैं जरूरी नहीं ये कह रहा कि ये एनआरओ हो गया जिसकी वजह से है, मगर मैं हुकूमत के रवैये पर तनकीद कर रहा हूं। इसकी वजाहत उनको देना होगी कि ऐसा क्यों हुआ। क्या फिर से पाकिस्तान उसी तरह का देखा जाएगा और लोग उसी मुसीबत का शिकार रहेंगे? जी एक जुमला कि ये एक स्नैपशॉट पिक्चर है, यानी अभी एक तसलसल के साथ एफआईआर कटी हैं, चीज़ें हैं, हमारे पास तारीख है धरनों की भी, मॉडल टाउन की भी। और ज़ाहिर बात है कि जो भी इमरान खान साहब भी चाइना गए हुए थे उस चीज़ को हैंडल किया गया। तो पहले तो हम अल्लाह का एक शुक्र अदा कर लें कि इंसानी जानों का ज़िया नहीं हुआ, जो उस तरीके से खराबी है वो नहीं हुई। अब इसको मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के ज़रिए भी ये दिखाया कि ही इज़ डिटरमिन्ड कि ये चीज़ें इस तरह से नहीं होंगी, और इदारे भी इसके ऊपर डिटरमिन्ड हैं। और मैं समझता हूँ कि प्रोसेस चलेगा और ये चीज़ें इख्तिताम को पहुँचेंगी, ताकि आइंदा इनकी बेकनी हो और ये इस तरीके से ना हो कि जब जो जी चाहे उठ के मुल्क को तलपट कर दे। चीमा साहब, ये बड़ा नाजुक मामला है, कमेंट देना चाहूंगा इस पे। जानते हैं आप लोग की हुकूमत को भी पेश है। जी लतीफ साहब, मैं कमेंट देना चाहता हूं। मेरा मकसद नहीं है कि एक्शन हो और वहां पे फायरिंग हो जाए और वहां पे खून जो है वो खून खराबा हो। मेरा ये मकसद नहीं था। हुकूमत के पास बड़ी ऑप्शंस हुआ करती हैं, ये प्रीएम्प्ट करते। और क्या ये फैजाबाद और इस तरह के जो चौक पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, वहां आपकी पुलिस और वहां आपके जो रेंजर्स हैं उनको खड़ा नहीं करना चाहिए था, ताकि जरूरत ना होती वहां पे इस तरह धरना देने की? ये सारी चीजें हुकूमत के पास ऑप्शंस थी, वो ऑप्शंस आपने प्रीएम्प्ट क्यों नहीं की? मेरा ये मकसद है। इतना आपने इतनी सख्त तकरीर कर दी तो फिर उसके साथ उसके मुताबिक एक्शंस ये होनी चाहिए थी, लिए जा सकते थे। और ये बड़ी पुरअमन एक्शंस हैं, इसमें कोई खून खराबा नहीं है। का अहम नुकता है। चीमा साहब माज़रत वक्फे की तरफ जा रहे हैं। आई कम स्ट्रेट राइट यू राइट आफ्टर ब्रेक ही फर्स्ट पहले। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, मगर चीमा साहब आई कम स्ट्रेट टू यू, क्योंकि मैंने कहा था आप अपनी बात मुकम्मल करें। मैं गुजारिश करने लगा था कि देखें, इंसाफ जिस तरह कहा जाता है कि सिर्फ इंसाफ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। ठीक है, ये किस तरह का नजर आ रहा है? पूरी कौम को जो नजर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि हमारे भाई साहब जो हैं वो कभी उन्होंने देखने की जहमत की या नहीं, या शायद लतीफ़ साहब ने कभी देखने की जहमत की या नहीं। पूरी कौम को, पूरी दुनिया को नज़र आ रहा है कि ये एहतसाब के नाम पे यकतरफा इंतकाम है, ये ज्यादती है, जुल्म है। उसको छोड़ दे मियां नवाज शरीफ उनकी बेटी के कौन ले रहा है? नहीं, ये नैब और पीटी का गठजोड़ है। आपको क्या मैं गुजारिश करता हूँ, चलो सिर्फ एक मिसाल ये बताइए कि मियां शहबाज शरीफ को उन्होंने पकड़ा, 1 महीना हो गया है। आशियाना हाउसिंग स्कीम में कोई या ये कि उसमें दूसरा जो है साहब वो जो पानी वाला, उसमें कोई चीज़ अब तक साबित हुई, अब तक कोई चीज़। इसके बावजूद उसको 1 महीने से अंदर रखा हुआ है। क्या जवाब है उसके मुकाबले में कि जी इन्वेस्टिगेशन, चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन हो रही है इसलिए हमने गिरफ्तार किया।
इन्वेस्टिगेशन तो इमरान खान की भी हो रही है। नहीं मेरी बात सुन ले, बात मुकम्मल नहीं उठाते हैं कि ये मुकदमात हुकूमत से पहले मेरी गुजारिश सुन ले, तो इंतकाम कौन ले रहा है आपसे? फ्रिया मेरी बात सुने, इमरान खान साहब पे भी हेलीकॉप्टर का केस है ना, इनके दाएं बाएं कितने लोग हैं जिनके ऊपर हेलीकॉप्टर का केस है? ये जो है देखे कुछ लोगों का चलो उसका कोई ये नहीं है कि हेलीकॉप्टर ले लिया है, नहीं नैब के अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना जी, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? अच्छा दूसरा ये है कि ये फरमाए कि कितने लोग हैं जो नैबज़दा हैं और उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए? खान साहब हो गए और नहीं वो तो देखें शाह लतीफ साहब तो फरमा रहे थे ना कि ये जो है ये दोनों पार्टियां जो है पीपल्स पार्टी और जो मुस्लिम लीग नून, क्या पीटीआई में सारे लोग जो हैं फरिश्ते हैं? जो उनकी लॉन्ड्री में धुल धुला के आता है वो पाक साफ हो जाता है। उनके दाएं बाएं जो लोग हैं जिनको ये खुद कहते रहे कि ये जो सबसे बड़े डाकू हैं, चोर हैं, बदयानत हैं, सारे उनके दाएं बाएं उनके सफों में शामिल हैं। मस्त नाम बताएं। नहीं नाम मैं क्यों बताऊं, आपको भी पता है। आपकी सफों में तो मुशर्रफ साहब के लोग शामिल थे, उनकी सफों में तो ये मुशर्रफ का तो देखे वो तो बेशतर वजीर उनके मुशर्रफ कैबिनेट में शामिल थे। ये तो मैं तो इसलिए मैंने कहा था कि ये हुकूमत जो है ना ये तो ढांचा पीटीआई का है और इसमें रू बल्कि बदरू मुशर्रफ की है। वो आप देख लें इनके सारे बेशतर मिनिस्टर जो हैं। ओके राइट। और एक जो बात एक आप सिर्फ एक ठीक, ये उन्होंने कहा कि ये स्नैपशॉट है। अभी तो देखिए अभी ये जो स्नैपशॉट है ना 85 दिन का इस हुकूमत का स्नैपशॉट, ये बड़ा खतरनाक है, ये हौलनाक है और ये डरावना है अवाम के लिए। अवाम चंद दिनों में 85 दिनों में देख चुके हैं महंगाई कहाँ से कहाँ तक चली गई है। ये गैस के रेट नहीं, मैं उससे हट के बात करूं, गैस बिजली पेट्रोल आप देखें जब हमने हुकूमत छोड़ी उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, स्टॉक एक्सचेंज कितना स्टेबल था। कि इन्फ्लेशन 4 महीने के बाद कम से कम हिट करती है। यू कैन नॉट ब्लेम दिस गवर्नमेंट जो अभी महंगाई का बोझ है, वो अगर 4 महीने पहले के मसले हैं जो अब अगर हमने 5 साल तक स्टेबल रखा है। लेट्स कीप द बेसिक थिंग्स। कितनी बड़ी आयरनी है अगर हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, पिछली गैस की ना पेट्रोल की ना बिजली की, इतनी नहीं बढ़ाई जितनी इन्होंने बढ़ा दी। तो इन्होंने तो 85 दिन में जो स्नैपशॉट मैं थोड़ा सा मौका अगर मुझे दें, कितनी बड़ी आयरनी है, कितना बड़ा अलमिया है कि चीमा साहब ये नून लीग से हैं, 5 साल तक इनकी हुकूमत थी और 5-6 महीने पहले तक इनकी हुकूमत थी। अच्छा ये सारे जो नाम ले रहे हैं कि पीटीआई वाले ये इसी मुल्क के अंदर रह रहे थे, इनको पकड़ना था ना भाई। ये चूंकि वजह उसकी ये कि तारीख यही है कि तुम्हारे मुजरिम मैं छोड़ता हूं, मेरे मुजरिम तुम छोड़ो, इनको पकड़ना था ना। ये जो अब नाम ले रहे हैं तो ये 5 साल की हुकूमत के अंदर अगर पीटीआई वाले वाकई में कोई करप्शन कर रहे थे, ठीक है, तो उनको इन्होंने क्यों पकड़ा, इस पे ही ये सजावार हैं और मुजरिम है इस कौम के। एक बात, दूसरी बात ये जो है कि यकीनी बात है कि जो इस बात आपने वजीर बना दिया नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको एक कल्चर, क्योंकि पीछे से 5 साल पीपल्स पार्टी गुजार के गई, एक तरफ उनको नहीं पकड़ा जैसे ये कह रहे हैं, क्योंकि वो तो हुकूमत में था। जब पीटीआई तो कभी हुकूमत में नहीं थी ना, पीटीआई तो किसी वक्त हुकूमत में ही नहीं थी, मरकजी हुकूमत के अंदर। तो पीटीआई के अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जराइम कर रहे थे, फर्ज कर लो, तो आपने नहीं पकड़ा तो इसका मतलब आप पीटीआई भी ना पकड़े क्या? मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तानी को इनफ इज इनफ कहते हैं ना, कि वरना तो फिर कौम ही नहीं बचेगी। और जो हालत इस वक्त ओवरऑल है, क्योंकि जब आने के बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो अदायगियों का था, जो इमरान खान साहब भागे फिर रहे हैं, उनको जो फिक्र लाग थी, और IMF के पास जाना तो बड़ा दुनिया का आसान तरीन काम था, 30,000 अरब से फिर 40-50 हज़ार अरब कर्जा हो जाए, और अपनी 5 नस्लें, 3 नस्लें, 4 नस्लें आप उनको कर्जदार कर दें। तो हमें ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो राग है, ये जो एक तराना है, जो हर आदमी जैसे ही वो गिरफ्त आदमी लेता है कोई नया, वो कहता है जी मेरे को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। शाहिद साहब अकाउंटेबिलिटी के हवाले से पकड़ना इसलिए पड़ेगा कि उगलेगा कैसे, जब तक वो उसको वहां पे रिमांड पे लेके वो अपने जराइम के ट्रेस जो हैं, और वो पकड़े सारे जाने चाहिए। 100 डे की असेसमेंट भी है, उसमें यकीनन गलतियां भी हुई हैं गवर्नमेंट से। अकाउंटेबिलिटी एक अलग मामला है, या हुकूमत अब के वाकई कुछ नाअहलियां हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी के पीछे जा रही है, या ऑपोजिशन डर रही है अकाउंटेबिलिटी से? यहाँ पे इस वक्त क्या हो रहा है? देखें, ये जो अकाउंटेबिलिटी का राग है, ये भी तारीख का जो हिस्सा है, उसको भी थोड़ा दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि जनरल मुशर्रफ का अकाउंटेबिलिटी का जो प्रोसेस है उसको हर वक्त निशाना बनाया जाता है। आपको याद होगा ये सैफुर रहमान साहब जो थे, ये किस एहतसाब सेल के इंचार्ज थे?
ये इसलिए इसको कम से कम तारीख को मस्ख ना करें। और दूसरी बात ये कि आज जो हमजा शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि जनाब ये काला कानून है, तो इस काले कानून का इतलाक क्या आज से हो रहा है? ये आपके जमाने में था, आपने क्यों नहीं इसको ठीक किया? अब महज ये कह देना कि जी हमसे गलती हो गई। भाई गलती हो गई, इतने साल 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, तो उनको ब्लैक धंधा, ये काला कानून, नैब जो है और नैब की जो बाकी कारकर्दगी है वो क्या सारी नजर नहीं आई? तो इसलिए ये कहना हम बंद करें कि जी ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, सियासी मुकाबले हैं और सियासी तौर पर आपको विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये सारा मामला आपके वक्त में होता रहा। जो जुराइम थे जिनका आप नाम ले रहे हैं कि जी हमारी तरफ ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये आपके जमाने में पीटीआई के लोग थे जो जुराइम करते रहे, आपने उनको हाथ नहीं लगाया। तो आप ये कहते हुए अच्छे नहीं लगते। और जहां तक ऑपोजिशन का पार्लियामेंट में काम है, ऑपोजिशन का काम है लोगों के मफादात की बात करो, मगर वो इसलिए नहीं कर सकते कि अगर वो महंगाई की बात करेंगे, अगर वो कर्जे की बात करेंगे, अगर वो जो है वो जो लोग जो हैं उनको रोजियां नहीं मिल रही उसकी बात करेंगे, ये सारा किया धरा आपका है। आज आप बैठ के आप अगर महंगाई का जिक्र करते हैं, आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप सब्सिडीज देते रहे, लोगों के ऊपर आप आसानियां पैदा करते रहे। आज इस हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है। ये देखें, अंदाजा करें जिस तरह ये वकालत फरमा रहे हैं शाह लतीफ साहब गवर्नमेंट की, ये सच्ची बात यह है कि इनकी सलाहियतों से गवर्नमेंट को फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये जो है ना, देखें बात यह है कि ये यकतरफा एहतसाब है, यकतरफा एहतसाब। आप करें उनके साथ, वो एनालिस्ट है, उनको तो ठीक लग रहा है, उससे बात करें, उसको